नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी की सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसी राइटिंग से संबंधित क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लासेस में पिछले सप्ताह आयोजित विश्व के एकीकरण हेतु भारत को अल्पविकसित देशों के साथ महाशक्तियों के साथ संबंधों में नवीनता लाना होगा। संबंधित टॉपिक निबंध की शुरुआत कैसे की जाए, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जानी है। साथियों, आप सभी द्वारा प्राप्त निबंध को जांचा गया, बहुत ही अच्छा आप सभी द्वारा प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। बस थोड़ी जो कमियां थी वो कमियां थी निबंध की शुरुआत करने का, जिसके क्रम में आज की इस क्लास को लाया गया है। साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस टॉपिक से संबंधित आप ऐसे की शुरुआत कैसे करेंगे ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। और की पॉइंट भी बताया जाना है कि जब भी हम निबंध लिखना सोचते हैं, आरंभ करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से की पॉइंट हैं जो कि प्रस्तावना में होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं की पॉइंट कैसे ढूंढें और निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करें। आप यहाँ देख रहे हैं आपके निबंध के टॉपिक किससे रिलेटेड है। आपका निबंध का टॉपिक रिलेटेड है भारत की विदेश नीति। तो मेन की पॉइंट क्या हो गया? इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अर्थात भारतीय विदेश नीति। दूसरा की पॉइंट क्या हुआ? विश्व के एकीकरण। तीसरा क्या पॉइंट हुआ? की पॉइंट अल्पविकसित देश। चौथा की पॉइंट क्या हुआ? महाशक्तियों के साथ संबंध। और अल्पविकसित देशों में सब की पॉइंट 2 हो गए आपके। भारत के पड़ोसी देश भी इसमें आएंगे, प्लस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि महाद्वीप के अल्पविकसित देश आएंगे। इन सारे आयामों को आप शामिल करेंगे। और चूँकि यहाँ पर विश्व के एकीकरण की बात की गई है, तो विश्व के एकीकरण में वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की हैं। उस कैसे? फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यूएनओ में तमाम राष्ट्र सदस्य हैं, अर्थात यूएनओ जैसी संस्था भी एक विश्व के एकीकरण के लिए कार्य कर रही हैं। वैसे आप देखते होंगे सार्क में कौन कंट्री हैं? सार्क में भारत के पड़ोसी देश हैं। एपेक में कौन से कंट्री हैं? आप देखेंगे एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं। ओपेक में कौन कंट्रीज़ हैं? ऑयल उत्पादन करने वाले कंट्रीज़ हैं। इसी प्रकार से आप ईयू में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन में, कि यूरोप के जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं वे सारे उसमें सदस्य हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप गौर फरमाएंगे कि किस प्रकार से ये जितनी भी क्षेत्रीय संगठनें हैं वे विश्व के एकीकरण के लिए कार्य कर रही है। जैसे यहाँ पे भारत देखिए, भारत यहाँ पर यूएनओ का सदस्य है। जितने भी यूएनओ के सदस्य हैं वे आप एकीकरण का काम कर रहे हैं, इसमें भारत भी सदस्य है। ठीक ऐसे ही आपके आसियान में आप देखेंगे कि आसियान में यहाँ के जो कंट्री हैं वे सारे दक्षिण पूर्व एशिया देश के जो हैं कंट्री वे मेंबर हैं। तो एक तरह से वो भी एकीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पे विश्व के एकीकरण पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, भारत की भूमिका के संबंध में करना है, इसलिए विषयांतर होना यहाँ उचित नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय संगठन को भी इसमें आप ज़रूर शामिल करेंगे। तो आइए जानते हैं इस निबंध की शुरुआत करने से पूर्व जो आपको की पॉइंट बताया गया है उस की पॉइंट को मेरे द्वारा कैसे शामिल किया गया है। पहला जो मेन की पॉइंट था वो था भारतीय विदेश नीति, देखिए निबंध में आ गया है। दूसरा है विश्व के एकीकरण, ठीक है, तो वो कहाँ है आया है? आप देखिए विश्व के एकीकरण, अल्पविकसित देश और महाशक्ति। आगे आप देखेंगे इस निबंध में अल्पविकसित और महाशक्ति का भी यहाँ पे वर्ड का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए पड़ोस राष्ट्र नीति प्लस तृतीय विश्व का नेतृत्व प्लस यहाँ महाशक्ति। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस प्रस्तावना में मैं निबंध के जो महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं उन सभी को प्रयोग कर दी हूँ, ठीक है। अर्थात विश्व का एकीकरण एक की पॉइंट, ठीक है। दूसरा की पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया निरंतरता के साथ परिवर्तनीयता, हर्ष की बात है कि तृतीय विश्व का नेतृत्व दूसरा की पॉइंट हो गया, पड़ोस नीति प्रथम तीसरा की पॉइंट हो गया, महाशक्ति आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं सारे यहाँ पे की पॉइंट का यहाँ पे समायोजन भारत की विदेश नीति में क्यों। अब देखिए निबंध कैसे
लिखने की शुरुआत करते हैं। और मैं हमेशा बताती हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। जब भी आप प्रस्तावना लिखें तो उसमें आपके सभी आयाम सम्मिलित हो जाए कि आगे आप क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए मैं इस टॉपिक की शुरुआत क्या की हूँ, कैसे की हूँ। टॉपिक है विश्व के एकीकरण हेतु भारत को विकसित देशों के साथ महाशक्तियों के साथ संबंधों में नवीनता लाना होगा। शुरुआत किया गया है। जैसा कि हम सभी अवगत है कि आज भारत महाशक्ति राष्ट्र बनने की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, जिसके क्रम में भारत की भूमिका विश्व के एकीकरण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं सभी कारकों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति के अनेक तत्वों में आज निरंतरता के साथ परिवर्तनीयता के आयाम देखे जा रहे हैं। हर्ष की बात है कि भारत अपनी इस भूमिका में पूर्व की भांति पड़ोस राष्ट्र प्रथम नीति के साथ तृतीय विश्व के नेतृत्व की क्षमता को जारी रखा है, बल्कि महाशक्ति राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों में बहुमुखी रूप से ट्रैक 1 ट्रैक 2 कूटनीति को बढ़ावा दे रहा है। अर्थात जो वर्तमान में भारत कर रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पर बताई हूँ, और साथ में जो परिवर्तनीयता किया जा रहा है उसका भी मैं झलक यहाँ पर दी हूँ। भारतीय विदेश नीति कहाँ पे देखिए, भारतीय विदेश नीति के अनेक तत्वों में आज निरंतरता के साथ परिवर्तनीयता, यानी भारत द्वारा ये परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, अब चूँकि हमको पहले ही पार्ट में इसको क्या करना है, इस चीज़ को डिफाइन करना है, नवीनता लाना होगा। तो किस परिदृश्य में नवीनता लाना होगा, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ। चूँकि हम 21वीं सदी में बहुत कुछ बदलाव देख रहे हैं और आज का वैश्विक परिवेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी रूपों से बदल चुका है। खास तौर पर कोविड-19 की स्थिति में एक नवीन बदलाव को भी देखा जा रहा है। अतः अब भारत को उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपनी विदेश नीति में कुछ नवीनता के साथ नए दृष्टिकोण को भी शामिल करना होगा। इसके बाद साथियों, भारत की विदेश नीति के जितने आयाम आप सभी को बताए गए हैं, जैसे निरंतरता क्या है, भारत द्वारा यूएनओ का समर्थन दिया जाता है, अभी भी दिया जा रहा है। पंचशील, रंग भेद, उपनिवेशवाद, पंचशील का समर्थन किया जाता है। रंग भेद, नवोपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, उप साम्राज्यवाद, नस्लवाद का विरोध किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। नियो की स्थापना पर भारत अभी भी बल दे रहा है। नियो क्या है? NIEO, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, अर्थात नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए भारत प्रयत्नशील है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तृतीय विश्व की एकता निरंतरता के क्रम में शामिल है। ठीक है, पूर्ण परमाणुविक निरस्त्रीकरण के बारे में भारत समर्थन करता है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अधिकार का समर्थन करता रहा है और आज भी कर रहा है। हस्तक्षेप की नीति पर भारत भरोसा करता है। विसैन्यीकृत नीति पर भारत भरोसा करता है। लोकतंत्र नीति पर भारत भरोसा करता है। तो ये सारे भारत की विदेश नीति की निरंतरता है। तो इसको आप जो भी बताया गया है, यूएनओ का समर्थन, पंचशील, रंग भेद, नवोपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, उप साम्राज्यवाद, नस्लभेद का विरोध, नियो की स्थापना, तृतीय विश्व की एकता, पूर्व परमाणुविक निरस्त्रीकरण, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अधिकार का समर्थन, हस्तक्षेप, विसैन्यीकृत, लोकतंत्र, ये सारे निरंतरता के आयाम आपको आमा के माध्यम से लिखेंगे। वहीं परिवर्तनता के जो आयाम हैं, जो खास तौर पर वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति में जो व्यापक बदलाव देखे गए, उसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमा के माध्यम से। कौन से बदलाव? अमेरिका के साथ और अन्य महाशक्तियों के साथ संबंधों में बदलाव। चूँकि निरंतरता क्या था, पड़ोस नीति को भारत आरंभ से ही अपने पंचशील नीति का महत्वपूर्ण आयाम दिया है। साथ ही भारत सदैव से ही नियो की जो स्थापना थी तो उसमें ऑलरेडी अविकसित देशों के साथ संबंधों का आयाम उसमें समायोजित है। तो परिवर्तनीयता के संबंध में परिवर्तनीयता, महाशक्तियों के साथ संबंधों में परिवर्तन, लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी, लुक फॉर वेस्ट पॉलिसी, जापान, EU, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, चीन के साथ संबंधों में परिवर्तन, पड़ोसी देश के साथ में अब नवीन संबंधों में बदलाव देखा जा रहा है। गुजराल डॉक्ट्रिन, एशिया में शक्ति संतुलन का प्रयास, ऊर्जा सुरक्षा, इप्सा, ब्रिक्स, बिम्स्टेक कूटनीति को एक नवीन आयाम देना, आतंकवाद के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास होना, मध्य एशिया से अपने बढ़ते संबंधों में रुझान का बढ़ावा देना, आर्थिकीकरण को तत्वों को महत्वपूर्ण आयाम देना। इसके अलावा जो पर्यावरणीय कूटनीति है, ट्रैक 1 ट्रैक 2 को अलग से बूस्टअप किया जा रहा है। ख़ास तौर पर फ्रेंड्स, हाल में
अनेक बदलाव आप देखेंगे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में। एक तरह से साथियों एक महासागरीय डिप्लोमेसी का भी एक नवीन आयाम भारत के विदेश नीति में आप देखेंगे। और इस डिप्लोमेसी को ट्रैक 2 का जो स्तर है उसको बढ़ाते हुए ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5 में भी कन्वर्ट किया गया है। तो इन सारे फैक्ट को आप अपने विश्लेषण क्षमता के माध्यम से, क्वामा के माध्यम से आगे के पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपके निबंध का मुख्य भाग होगा। जब आपका निबंध का मुख्य भाग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो वर्तमान भारत सरकार द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं विश्व के एकीकरण में, देखिए जब तक भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं होगा तब तक वास्तविक रूप से विश्व का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। यूएनओ जो वैश्विक संस्था के रूप में जानी जाती है वो प्रासंगिक नहीं होगी। उसका कारण है फ्रेंड्स, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की जो नेतृत्व क्षमता है, भारत के जो उद्योगपति हैं, चाहे यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, विश्व में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत विश्व का द्वितीय जनसंख्या वाला राष्ट्र है। इस परिदृश्य में इस राष्ट्र को अर्थात भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा को पुष्टि न करना, स्थायी सदस्य न देना, एक तरह से यूएनओ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इस कंडीशन में यूएनओ में भारत को स्थायी सदस्यता देना होगा ही होगा। तब कहीं जहां यूएनओ प्रासंगिक होगा वहीं विश्व के एकीकरण का भी मार्ग प्रशस्त होगा, ठीक है। ये सारे आयाम आप अपने निबंध के तीसरे पार्ट में लिखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पड़ोसी देशों के सुरक्षा आर्थिकीकरण के लिए भारत आज एक नवीन दृष्टिकोण भी अपना रहा है। भारत उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। भारत पूर्व की भांति मात्र सहायता ही नहीं कर रहा है बल्कि भारत अपने विदेश नीति में एक चहुमुखी राष्ट्र के रूप में आ रहा है। अब भारत आज तृतीय विश्व को सशक्त करने के लिए स्वयं के दम पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा महाशक्तियों के साथ एक पारस्परिक संबंध भी बना रहा है बराबरी के स्तर पर। इन सारे आयामों को आप अपने निबंध के तीसरे पार्ट में जरूर लिखेंगे। चुनौतियां कहाँ कहाँ आ रही हैं, ठीक है। चीन से चुनौतियां मिल रही हैं, पाकिस्तान से मिल रही हैं। आप देखेंगे कि कई बार हमारे बीच अमेरिका और अन्य देशों जो महाशक्ति राष्ट्र हैं उनसे संबंधों में तल्खियाँ भी आ जाती हैं। तो उस तल्खी किस किस स्तर पे आ रही हैं उन सबको आप अपने चुनौतियों वाले पॉइंट में लिखेंगे। और समाधान क्या है, तो समाधान पक्ष में जितने पक्ष हैं उसको आप क्वामा के माध्यम से लिखेंगे। आप सभी द्वारा जो समाधान के पक्ष बताए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं। प्रयास करूँगी एक दो लोग का निबंध आप सभी के बीच लाऊंगी, लेकिन शुरुआत साथियों आप इस प्रकार से आरंभ करेंगे। फ्रेंड्स आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि जब भी आप निबंध लिखें तो हमेशा एक सोशलाइजेशन की भांति आप लिखा करें। जैसे मान लीजिए भारत के विदेश नीति पर आप सभी ने निबंध लिखा, उसमें ऐसे लग रहा है कि कोई पॉल साइंस का स्टूडेंट निबंध लिख रहा है, तो ऐसा झलक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि निबंध आपके एक व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, न कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सभी अपने निबंध को लिखें। निश्चित रूप से साथियों आप सभी बेहतर निबंध लिखेंगे। तो आज आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया कि इस टॉपिक पर किस प्रकार से निबंध की शुरुआत की जाए। फिर से आप सभी को मैं पढ़कर बताती हूँ। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि आज भारत महाशक्ति राष्ट्र बनने की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, जिसके क्रम में भारत की भूमिका विश्व के एकीकरण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं सभी कारकों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति के अनेक तत्वों में आज निरंतरता के साथ परिवर्तनीयता के आयाम भी देखे जा रहे हैं। हर्ष की बात है कि भारत अपनी इस भूमिका में पूर्व की भांति पड़ोस राष्ट्र प्रथम नीति के साथ तृतीय विश्व के नेतृत्व की क्षमता को जारी रखा है, बल्कि महाशक्ति राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों में बहुमुखी रूप से ट्रैक 1, ट्रैक 2 कूटनीति को बढ़ावा दे रहा है। चूँकि हम 21वीं सदी में बहुत कुछ बदलाव देख रहे हैं और आज का वैश्विक परिवेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी रूपों से बदल चुका है। खास तौर पर कोविड-19 की स्थिति में एक नवीन बदलाव को भी देखा जा रहा है। अतः अब भारत को उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपनी विदेश नीति में कुछ नवीनता के साथ नए दृष्टिकोण को भी शामिल करना होगा। और इस प्रकार से आप अपने निबंध के मुख्य भाग को लिखेंगे, उपलब्धियों को लिखेंगे, चुनौतियों को लिखेंगे, समाधान को लिखेंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच में निष्कर्ष को लिखेंगे कि 100%
भारत महाशक्ति बनेगा और भारत के ही नेतृत्व में विश्व का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही निबंध लिखने का अभ्यास आरंभ कर दें, क्योंकि निबंध मात्र राइटिंग स्किल है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप बेहतर निबंध लिख नहीं पाएंगे। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी बेहतर से बेहतर निबंध अवश्य लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।